हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बायोलॉजी में भी आते हैं और केमिस्ट्री में भी इनसे क्वेश्चंस होते हैं। तो लगभग हम दोनों को कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ाएंगे ताकि केमिस्ट्री भी आपके लिए आसान हो जाए। ओके, तो व्हाट इज़ बायोमॉलिक्यूल। सबसे पहला आता है कि बायोमॉलिक्यूल्स है क्या। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लिविंग टिश्यूज़ के अंदर, दैट आर बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो होती है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, एक होती है बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो माने होता है छोटा, यानी जो बायोमॉलिक्यूल्स छोटा साइज का होगा वो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाएगा, और जो बहुत बड़ा साइज का होगा वो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाएगा। बस वर्ड पे ध्यान देना है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स को सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स भी हम लोग बोल देते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते किसको है, तो जिस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन हो, 1000 डाल्टन हो, और जो मोर देन 1000 डाल्टन हो, मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा तो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जो सिंपली बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर आते हैं। एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर आते हैं, अभी बताएंगे क्या एसिड सोल्यूबल पूल क्या है। एक्सेप्ट लिपिड। लिपिड एसिड इंसोल्यूबल पूल के अंदर आते हैं, वो बताएंगे। और जितने भी बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड इंसोल्यूबल पूल के अंदर आते हैं। अब बस यहाँ पे भी एक्सेप्शनल लिपिड आएंगी क्योंकि ये बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स एसिड इंसोल्यूबल पूल में आते हैं, लेकिन लिपिड भी है जो कि बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। लिपिड ये एसिड इंसोल्यूबल पूल में आती है ये भी, लेकिन ये है क्या, ये बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। ये ऐसा इसलिए होता है कि ये साइज़ में छोटी होती है, लेकिन जब हम इसको फ़िल्टर कर रहे होते हैं तो वो क्या होती है ना कि वेसाइकल्स के फॉर्म में आती है। तो वेसाइकल्स के फॉर्म में आने की वजह से ये फ़िल्टर नहीं हो पाती है, ठीक है। इसकी वजह से इसको एसिड इंसोल्यूबल पूल में रखते हैं। अब बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। थाउजेंड्स ऑफ बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं नेचर में। न्यूक्लियोटाइड्स, ETC और भी हैं। लेकिन जो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उसमें हमें 4 के बारे में डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड्स। और इन चारों को ही हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज़ एसिड सोल्यूबल पूल एंड व्हाट इज़ एसिड इनसोल्यूबल पूल। तो हम लोग क्या करते हैं,
एक कंटेनर लिए, कंटेनर में कुछ मीडियम बनाते हैं और ये मीडियम बनाते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का। ओके, इसमें क्या करते हैं, ऊपर से कुछ कॉटन की प्लग वगैरह लगा देते हैं, कुछ कॉटन की प्लग वगैरह लगा देते हैं। अब कोई भी टिश्यूज़ लिए, मान लो सपोज ये टिश्यूज़ को लिए, तो टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। टिश्यूज़ को पहले, सबसे पहले मोर्टर या पेस्टल से, मोर्टर या पेस्टल से इसको क्या करेंगे, इसको काफ़ी मतलब कि स्लरी बना लेते हैं, मतलब कि तोड़ देते हैं इसको, और इसको आप पास करवाते हैं इससे। अगर जो पास करके इधर पहुंच जा रही है, यानी एंटर कर जा रही है इस मीडियम के अंदर, यानी क्या हो रही है कि एसिड में सोल्यूबल हो जा रही है। ये एसिड की मीडियम है, और इस मीडियम में अगर जो सोल्यूबल हो गई उसको क्या बोल देंगे, एसिड सोल्यूबल पूल, या फिर फिल्टरेट, क्योंकि वो फिल्टर हो गई। तो जितने भी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो छोटी छोटी साइज में होंगी, वो आसानी से इसको क्रॉस करके फिल्टर कर जाएंगी, तो वो फिल्टरेट कहलाएंगी। तो सारे के सारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्लस सॉरी एक्सेप्ट लिपिड, क्योंकि लिपिड भी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, लेकिन लिपिड जो होती है ना, वो जब इसका पेस्ट बनाते हैं, तो ये जो पेस्ट होती है ना, वो वेसाइकल्स वगैरह के फॉर्म में आती है। तो इस वेसाइकल्स को कहीं ना कहीं, वेसाइकल्स को, ये लिपिड है, लिपिड का जब पेस्ट बनाए तो ये वेसाइकल्स के फॉर्म में आ गई, और वेसाइकल्स को अब इससे क्रॉस करवाना ना टफ है, तो ये उसके ऊपर ही रह जाती है, ये यानी फ़िल्टर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये तो एसिड सोल्यूबल थी या फिल्ट्रेट थी। दूसरी होती है एक रिटेंटेट। मान लीजिए एक पेस्ट बनाए थे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, इसको जब पास करवा रहे थे तो ये इस मीडियम में नहीं जा पाती है, ये इसके ऊपर ही रह जाती है। तो ये क्या हो रही है, ये फिल्टर नहीं हो पा रही है, ये रिटेन कर जा रही है, दैट्स कॉल्ड रिटेंटेट या फिर एसिड इनसोल्यूबल पूल। ओके, यहाँ तक समझ में आई? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल। तो सोल्यूबल एसिड सोल्यूबल पूल में, एसिड सोल्यूबल पूल में रखेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को, छोटी है तो आसानी से क्रॉस करेंगी, तो सोल्यूबल हो जा रही है एसिड में। और एसिडिक मीडियम किसका बनाया था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड्स का। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्लस में एक्सेप्ट लिपिड। और जो एसिड इनसोल्यूबल पूल थी, उसमें रखेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्लस लिपिड। अब लिपिड के बारे में कुछ जान लेते हैं, लिपिड है क्या, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको एक जगह लिख देते हैं। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पॉलीमेरिक। बायोमैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शंस, बायोमैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शंस में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये साइज में छोटी होती है लेकिन ये फिल्टर नहीं हो पाती है, तो ये रिटेंटेड के फॉर्म में आती है। दैट्स व्हाई कॉल्ड बायोमैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स। 800 डाल्टन इसकी साइज है। और लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, फ्रैक्शंस में है, बायोमोलिकुलर फ्रैक्शंस में है, बट दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि ये साइज में छोटी होती है।
बट बायो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शंस में होती है। फ्रैक्शंस और बायो मैक्रोमोलिकुल्स दोनों में अलग डिफरेंस है। बायो मैक्रोमोलिकुल्स का मतलब साइज़ में बड़ी होनी है, लेकिन ये साइज़ में बड़ी नहीं होती है, साइज़ में छोटी होती है, 800 डाल्टन होती है बायो मैक्रोमोलिकुल्स। ये आपके एनसीईआरटी की पॉइंट है, एनसीईआरटी, ठीक है, इम्पोर्टेंट। लिपिड्स के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स हमने कवर करिए, ठीक है। एवरेज कंपोजिशंस, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स, इसके कंपोनेंट्स को लिख देते हैं क्या होंगी और कितनी अमाउंट में होती है, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्यूलर मास, यानी कितना कौन कंपोनेंट प्रेजेंट है हमारे सेल्स के अंदर। तो सबसे पहले लिखते हैं वाटर। वाटर मोस्ट अबंडेंट 70 to 90% होती है, और आपके एनसीईआरटी की डाटा है ये, और इसको याद रखना है। प्रोटीन 10 to 15% प्रेजेंट होंगी। कार्बोहाइड्रेट 3% होती है। उसके बाद अपन लिपिड्स पे आते हैं। लिपिड्स 2% होती है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स 5 to 7% होती है। अपन एक सीक्वेंस में करते हैं इसको, ताकि याद रखने में आसानी हो। प्रोटीन 10 से 15% थी। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% होती है। उसके बाद लिपिड्स 2% होती है, और आयंस 1% के अराउंड में प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये थी हमारी एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स। ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई चार्ट है, टेबल नंबर 9.4। अपन सारी एनसीईआरटी को कवर करते चलेंगे। ओके, अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लिविंग में और नॉन लिविंग में, तो हमें याद रखनी है इसको भी, क्योंकि एनसीईआरटी की सारी डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट, और एक है परसेंटेज वेट, ठीक है। एलिमेंट है, साथ में परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट। परसेंटेज वेट, अभी परसेंटेज वेट अर्थ क्रस्ट में कितनी होती है और हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी होती है। तो अर्थ क्रस्ट वाली याद रहे ना रहे, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे एलिमेंट लिखते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
अपन टेबल नंबर 9 एनसीईआरटी से 9.1 एनसीईआरटी से ले रहे हैं कि एलिमेंट भी प्रेजेंट होती है जो कि अर्थ क्रस्ट में कितनी है और अर्थ क्रस्ट में कितनी है और ह्यूमन बॉडी में कितनी है। तो हमारे लिए ह्यूमन बॉडी वाली कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे एलिमेंट में सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी है अर्थ क्रस्ट में 0.14 और ह्यूमन बॉडी में 0.5 परसेंटेज में होती है ये सारी चीज़ें, परसेंटेज। दूसरी होती है हाइड्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन कार्बन देखते हैं 0.03 होती है अर्थ क्रस्ट में और 18.5 होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसके बाद ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन ये अर्थ क्रस्ट में 46.6% होती है और हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 65% होती है। ओके, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन ये वेरी लिटिल, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है अर्थ क्रस्ट में, लेकिन ह्यूमन के अंदर 3.3। सल्फर, सल्फर 0.03 होती है अर्थ क्रस्ट में और ये 0.3 होती है। सल्फर के बाद आते हैं सोडियम के ऊपर। सोडियम, सोडियम होती है आपके पास 2.8 अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है 0.2। उसके बाद कैल्शियम पे आते हैं। ये सारे डाटा हैं तो डाटा याद रखना ही पड़ेगा, कम से कम अर्थ क्रस्ट ना तो ह्यूमन बॉडी वाली ज़रूर याद रखेंगे। कैल्शियम 3.6 होती है और यहाँ पे 1.5 होती है आपके पास। और कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम Mg, ये होती है आपके पास 2.1 अर्थ क्रस्ट में और 0.1 होती है। और एक होती है सिलिकन। तो सिलिकन जो होती है ना वो 27.7% होती है अर्थ क्रस्ट में और यहाँ पे नेग्लिजिबल होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सिलिकन होती है वो नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि एनसीईआरटी की डाटा है तो इसी तरह से ही जो खास खास चीज़ें होती है वही चीज़ें पूछी जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो आपकी टेबल 9.1 थी, टेबल 9.1 थी एनसीईआरटी की। ओके, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। मोस्ट अबंडेंट इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लिख लेते हैं एक जगह ताकि याद रहे। मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन ह्यूमन। तो आपने देखा सबसे ज़्यादा वाटर 70 to 90% होती है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये याद रखनी है। और अगर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा जाए, मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब जो सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा जाए, ये थी ऊपर में इनऑर्गेनिक, अब यहाँ पे आ रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ह्यूमन क्या आएगा, प्रोटीन। आपने देखा प्रोटीन 10 से 15% होती है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन, ऑक्सीजन। ये सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, हम एक जगह लिख दे रहे हैं ताकि आसानी हो आप लोग को पढ़ने में। और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग, तो यहाँ पे आती है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कौन, ये आती है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग। ओके, अब आते हैं हम लोग कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है। व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स
व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे मेटाबोलाइट्स जो इसेंशियली रिक्वायर्ड होते हैं, इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस। और ये बार बार यूज में आती हैं, यूज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन बाय प्लांट्स। और बार बार यूज होंगी तो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स होती है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की, तो अमाइनो एसिड्स लिखते हैं हम लोग, शुगर, क्लोरोफिल, ये सारी की सारी जो हीम होती है आपकी, ये सारी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। प्रेजेंट होती है कहाँ कहाँ? तो प्रेजेंट इन प्लांट, एनिमल्स, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स। ओके। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती है, हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। बोलाइट्स, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये अदर देन इसेंशियल, दैट इज नॉन इसेंशियल होती है, नॉन इसेंशियल। फॉर प्लांट्स, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स। ये एनिमल सेल्स में नहीं होती है, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। बट कहीं ना कहीं ये ह्यूमन वेलफेयर में यूज होती है, ह्यूमन वेलफेयर में यूज होती है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल होती है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। जैसे कि बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल्स को याद रखेंगे। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और इसके जो बहुत सारे रोल्स होते हैं ना, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल जो रोल्स होते हैं इसके, वो अभी बहुत क्लियर नहीं हो पाए हैं। जैसे कि टेबल एनसीईआरटी में टेबल 9.3 सारी चीज़ों को हम लोग एनसीईआरटी से कवर करते चलेंगे। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग क्वेश्चंस आते रहते हैं इस टेबल से। इस बार नीट 2021 में भी क्वेश्चंस आया हुआ था। जैसे पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स में क्या क्या है? पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन। ये जो एंथोसाइनिन्स होते हैं ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं। उसका अल्कलॉइड्स में होते हैं मॉर्फिन, कोडीन, मॉर्फिन, कोडीन। इसका ट्रिक्स CAP, इसका ट्रिक CAM। वैसे इन चीज़ों का ट्रिक्स नहीं बनाना चाहिए, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर भी टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स, डाई टर्पिन्स।
एटीएम सुना होगा, उसी तरह डीटीएम, ये इसेंशियल ऑयल्स। इसेंशियल ऑयल्स में आते हैं आपके पास लेमन ग्रास ऑयल। तो ये तो नाम ही से पता चल जाएगा, इसको तो रटने की ज़रूरत है नहीं। ऑयल जिसमें लगा हुआ इसेंशियल ऑयल्स है। उसका टॉक्सिन्स में आपके पास आते हैं एब्रिन, राइसिन। इसको ट्रिक क्या बनाएंगे इसको, आर्ट, ये एब्रिन, राइसिन, टॉक्सिन्स। लैक्टिन्स में आते हैं कौन, कैवालिन ए। उसके बाद आती है ड्रग्स में आती है विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। वीवीटी। एक होती है पॉलीमेरिक सब्सटेंस। तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आती है आपके पास रबर, गम, सेलुलोज, ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास थी, ये जो चार्ट थी टेबल VBI चार्ट है, यानी बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं असल। कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट है क्या, ये कार्बो मीन्स कार्बन, और हाइड्रेट मीन्स वाटर। कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स ये वाटर, यानी ऐसा नहीं दिख रहा आपको C और H2O, बस इसी को X या Y कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशंस क्या होती है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि पहले बताया जाता था कि कार्बोहाइड्रेट उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, बट बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिसमें कार्बन हाइड्रोजन थी, अदर सब्सटेंस भी थी, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थी। ये कार्बोहाइड्रेट प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो इसकी फॉर्मूला या तो यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला CxH2O का होल X होगा, या फिर CxH2O का होल Y होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट अभी आगे देखेंगे। इसका फार्मूला क्या, C6H12O6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, C6H2O का होल 6। देखिए, तो यहाँ पे XH है, यहाँ X या Y जो मानेंगे, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें चेंज करें। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके, जैसे कि CH3COOH, CH3COOH। हम लोग देखते हैं कि हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जनरली जो इसकी रेशियो होती है 1:2:1 के फॉर्म में होती है।
आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ ही देख लीजिए। तो इसकी रेशियो 1:2:1 के फॉर्म में है, देखिए। लेकिन एक्सेप्शंस हैं इसके, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये 1:2:1 के फॉर्म में है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2:4:2, तो जो कि 1:2:1 बन जाएंगी, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और भी इसके एक्सेप्शंस हैं। एक होती है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर, यह होती है एसिडिक एसिड। दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसकी फॉर्मूला क्या है, C5H10O4। पेंटोज शुगर है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:2:1 नहीं है, नहीं है, कितनी है, 5:10:4। फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये एक एक्सेप्शंस थी, कार्बोहाइड्रेट है, यानी फार्मूला को फुलफिल ना करने के बाद भी ये कार्बोहाइड्रेट है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस पे। तो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं। एक होती है हमारे पास शुगर, क्योंकि ये स्वीट होती है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं शुगर। एक होती है नॉन शुगर, क्योंकि ये नॉन स्वीट होती है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन शुगर। तो जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होती है, पॉलीसैकेराइड्स, उसको नॉन शुगर में रखा गया है। अब बताएंगे पॉलीसैकेराइड्स क्या होती है। जो शुगर होती है उसको क्लासिफाई करते हैं मोनोसैकेराइड में, डाइसैकेराइड में, एक होती है ओलिगोसैकेराइड। और नॉन शुगर में किसको रखें, पॉलीसैकेराइड्स को। तो मोनोसैकेराइड क्या है, जो सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट हो, 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, और ये 3 to 10 यूनिट तक दे, तो इसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। डाई मीन्स 2 होता है, मोनो मीन्स 1 होता है, और ओलिगो 3 to 10 यूनिट्स, और मोर देन 10 यूनिट्स हो, 10 यूनिट अगर शुगर देती है तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब हम लोग मोनोसैकेराइड्स ये स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट यूनिट है। इसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इसको आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो टूटेंगे किस में, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट है, फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। अब मोनोसैकेराइड्स को हम लोग, ये जो मोनोसैकेराइड्स है इसको हम लोग 2 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। मोनोसैकेराइड को एक तो करते हैं एल्डोज में, दूसरी होती है कीटोज शुगर। एल्डोज शुगर कौन कौन सी होती है, जिसमें OSE लगा होगा एल्डोज होगी, जिसमें ULOSE लगा होगा वो कीटोज शुगर होंगी। ये इसके ट्रिक है, ओज वाली एल्डोज होंगी और ULOS वाली कीटोज होंगी। जैसे कि अगर 2 मान लीजिए कार्बन 3 है, यानी कार्बन 3 है, तो इसको बोलते हैं ट्रायोज शुगर। अब ट्रायोज शुगर फिर से अपन क्लासिफाई करते हैं, फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। अब आगे आते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड पे। मोनोसैकेराइड्स
सैकेराइड। मोनोसैकेराइड को दो क्लास में क्लासीफाई करें, एक तो एल्डोज, दूसरी कीटोज। एल्डोज और कीटोज शुगर में। एल्डोज शुगर जिसमें OSE लगी होंगी और कीटोज होंगी जिसमें ULOSE लगी होगी। ये याद करने के लिए ट्रिक है। अब कार्बन की वैल्यू अगर 3 है तो देखिए क्या बनाएगा, C3H6O3। और इसमें एल्डोज शुगर जो होती है वो होती है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। और जो कीटोज शुगर होती है वो होती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जब कार्बन 4 होती है तो ये C4H, क्योंकि हम लोग बोल चुके हैं कि हाइड्रोजन डबल होंगी, ठीक है, 1:2:1 के फॉर्म में। तो ये जो टेट्रोज शुगर होती है इसको बोले थे ट्रायोज शुगर। ट्रायोज शुगर इसको बोलेंगे टेट्रोज शुगर। टेट्रोज शुगर। और टेट्रोज शुगर में एल्डोज में होती है आपके पास एरिथ्रोज, और कीटोज शुगर होती है बस एरिथ्रोलोज। एरिथ्रोलोज। तो UL आ गई, इसमें देखिए वो ऐसी लगी हुई है। कार्बन 5वीं तो बोलते हैं पेंटोज शुगर, C5H10O5 पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर आपके पास होती है एक राइबोज, तो इधर क्या होंगी राइब्यूलोज, ULOSE। एक होती है जाइलोज, तो इस तरफ क्या होंगी जाइल्यूलोज। और राइबोज डीऑक्सी राइबोज भी होती है, डीऑक्सी राइबोज, ओके। अब एक होती है हेक्सोज शुगर, यानी जिसकी वैल्यू कार्बन 6 हो, C6H12O6। ये हेक्सोज शुगर है। और हेक्सोज शुगर में कौन कौन सी आती है, तो हेक्सोज शुगर में आती है आपके पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज आ जाएंगी यहाँ, क्योंकि फ्रक्टोज अब इसमें बोलेंगे OSE आ रही है, लेकिन फ्रक्टोज का असल नाम होता है लेव्यूलोज। लेव्यूलोज। तो कहीं ना कहीं ULOSE आ गई कि नहीं आ गई यहाँ पे, ओके। और जो कार्बन 7 होती है वहाँ पे होती है C7H14O7। ये होती है हेप्टोज शुगर। और हेप्टोज शुगर में आती है आपके पास ग्लूकोहेप्टोज, ये होती है सैड्यूहेप्टुलोज। सैड्यूहेप्टुलोज। ULOSE आई यानी कीटोज शुगर है, ठीक है। अपन मोनोसैकेराइड पे बात कर चुके हैं। डाइसैकेराइड्स को हम लोग भी देखेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स की कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उस ओलिगोसैकेराइड्स को यहीं पे देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। ओलिगोसैकेराइड्स के जैसे कि ट्रायोज शुगर आती है, राफिनोज आती है, एक स्टैकियोज आती है। याद ना भी रहे ओलिगोसैकेराइड तो चलेगा, लेकिन मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड्स तो आपको पता ही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आगे तक काम आएंगी आपको। अब स्टार्ट करते हैं डाइसैकेराइड्स। तो जो 2 यूनिट में टूटे, जो 2 यूनिट में टूटे, जैसे हम लोग देख रहे हैं सुक्रोज। सुक्रोज में जैसे ही सुक्रेज या इन्वर्टेज डालते हैं, सुक्रेज या इन्वर्टेज, क्योंकि सुक्रोज को इन्वर्टेज शुगर भी बोलते हैं, इन्वर्टेज डालते हैं, ये सुक्रोज ग्लूकोज में टूटती है और साथ में फ्रक्टोज में टूटती है।
तो ये देखिए, एक यूनिट और एक यूनिट, 2 यूनिट में टूटी। जैसे एक आती है आपके पास लैक्टोज, और लैक्टोज जो टूटती है एंजाइम लैक्टेज के प्रेजेंस में टूटेंगी, तो लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज देती है। ये भी 2 यूनिट दे रही है कि नहीं दे रही है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज देती है। जैसे मेल्टोज, ये भी डाइसेक्राइड्स हैं क्योंकि ये भी 2 में टूटेंगी। मेल्टेज एंजाइम, बस जो नाम है उसमें एज लगा देते हैं, एंजाइम में एज लगाते हैं, मेल्टेज देंगे तो ये टूटती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ओके, तो ये थी डाइसेक्राइड्स। अब डाइसेक्राइड्स जो होती है इसमें कुछ ना कुछ लिंकेज होती है। तो कौन सी लिंकेज होंगी, कार्बोहाइड्रेट है सबसे पहले, तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, सुक्रोज में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सारी चीज़ों को हम लोग एक जगह पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सुक्रोज में होती है β12 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, β12 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो लैक्टोज होती है, लैक्टोज में आपके पास β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। और जो मेल्टोज होती है, मेल्टोज में α14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। और साथ में आपके पास ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया आगे। अब हम लोग पॉलीसेक्राइड्स पढ़ेंगे, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और भी चीज़ों को जानेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं मोनोसेक्राइड्स वगैरह, उसके स्ट्रक्चर्स को, तो स्ट्रक्चर्स को जानते हैं हम लोग। अपन सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करके पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्स 2 फॉर्म में होती है, एक होती है ओपन चैन के फॉर्म में, दूसरी होती है हमारी क्लोज रिंग के फॉर्म में, क्लोज रिंग के फॉर्म में। ओके, ओपन चेन जो स्ट्रक्चर होती है, हम सपोज फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, तो फ्रक्टोज जो होती है फ्रक्टोज, देखिए हेक्सोज शुगर है तो 6 कार्बन होनी चाहिए, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, ठीक है, और 6 ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है। अब ये याद रखनी है कि अरेंजमेंट कैसी है। तो जैसी फ्रक्टोज होती है, ग्लूकोज की भी स्ट्रक्चर्स वो भी एक्सोस शुगर है, बस ऐसे ही होंगी, बस थोड़े से डिफरेंस आती है। वहाँ पे कीटोन ना होकर के वहाँ पे H और OH होती है। ओके, अब रिंग की बात करते हैं, क्लोज रिंग की। तो क्लोज रिंग जो होती है, वहाँ 2 तरह की रिंग बनती है, एक होती है फ्यूरानोज रिंग, दूसरी होती है पायरानोज रिंग। पायरानोज रिंग, फ्यूरानोज 5 मेंबर्ड रिंग होती है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है, 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें 4 कार्बन होंगी एंड 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर होंगी, इन रिंग होंगी, और 1 कार्बन जो होंगी वो बाहर होंगी। ये पेंटागनल होती है, पेंटागनल। जो पायरेनोज रिंग होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है। अपन केमिस्ट्री को भी लेकर के चल रहे बायोमॉलिक्यूल्स की, क्योंकि इस चैप्टर से टोटल मिला करके बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिला करके 2 3 4 क्वेश्चंस तक आते रहता है आपको। इसमें क्या होंगे, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन इनसाइड द रिंग, इन रिंग। ये कैसी होती है, हेक्सागोनल, हेक्सा माने 6 होता है। ओके,
अब हम लोग पढ़ रहे हैं राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के बारे में। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं राइबोज के बारे में, राइबोज शुगर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जब न्यूक्लिक एसिड बढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी राइबोज शुगर को, वहाँ भी यही सारी चीज़ें होती है शुगर न्यूक्लिक एसिड्स में। तो राइबोज पढ़ेंगे, अब डीऑक्सी राइबोज पढ़ेंगे। तो राइबोज है क्या आखिर, इसके बारे में जानते हैं। राइबोज के बारे में, राइबोज है क्या? ये एक शुगर है। कैसी शुगर है? सबसे पहले मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड। कैसे? पेंटोज शुगर है, यानी 5 कार्बन होंगी। इसकी फार्मूला लिखेंगे C5H10O5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राइबोज है तो ये क्या है? एल्डोज शुगर है। कायरल कार्बन इसके अंदर 3 होता है, अभी देख लेंगे कायरल कार्बन क्या होता है। और कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगी। अभी हम लोग देखेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स को जब ड्रॉ करेंगे राइबोज के, तो राइबोज की ये स्ट्रक्चर्स होती है। राइबोज 5 कार्बन बनानी है, एक तो ऊपर में बन गई है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, CH2OH। ओके, अब हमें राइबोज करनी है। एक ये आपकी राइबोज शुगर है। डीऑक्सी राइबोज शुगर भी ऐसी ही है, उसको देख लेंगे अलग से, ठीक है। उसमें कुछ डिफरेंसेस आने वाली है, लेकिन लगभग ऐसे ही बनेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये तो स्ट्रेट चेन वाली स्ट्रक्चर थी, स्ट्रेट चेन वाली। अब हम लोग पढ़े थे ऊपर में कि चेन वाली भी स्ट्रक्चर्स होती है और क्लोज रिंग के फॉर्म में भी होती है। तो जब क्लोज रिंग अगर हम बनाते हैं इसकी, तो क्लोज रिंग में क्या होंगी? 5 मेंबर्ड है, इसका मतलब कौन सी रिंग बनेगी? फ्यूरानोज रिंग। और फ्यूरानोज रिंग जब बनेगी तो 5 मेंबर्ड रिंग हम लोग बना लेते हैं। ओके, जो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो जो राइट साइड में होंगी वो नीचे आएंगी और जो लेफ्ट साइड में होंगी वो ऊपर आएंगी। तो देखते हैं ये यहाँ पे ये 5th कार्बन को अटैच कर देते हैं यहाँ CH2OH में। ये 5th कार्बन है आपकी, ठीक है। यहाँ पे पहले ये देखते हैं, तो ये क्या हो रही है? राइट साइड में है, तो जो राइट साइड में होंगी वो नीचे जाएंगी। तो यहाँ पे होंगी H ऊपर में और ये होंगी OH नीचे में। यहाँ भी वही चीज़ होनी है, यहाँ भी OH नीचे में, इसकी स्ट्रक्चर बन गई। जो एनोमेरिक कार्बन होती है उसमें अगर H और OH के ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं तो वहाँ पे ये अपनी थी अल्फ़ा राइबोज। अगर जो एनोमेरिक कार्बन है वहाँ पे, ठीक है, ये आरएनए में एब्सेंट होती है अल्फ़ा राइबोज, बट इसमें एनोमेरिक कार्बन पे जो चेंजेस लाते हैं इसकी एनोमर होती है, ठीक है। सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे चेंज करके हम लोग 5 मेंबर रिंग बनाते हैं पहले। बस इस बार OH को ऊपर रखना है, H को नीचे, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, सारी चीज़ें सेम होंगी।
अब जो सिर्फ डिफरेंस आई है, तो एनोमेरिक कार्बन पर डिफरेंस आने की वजह से ये एनोमर में कन्वर्ट हो गई। अल्फ़ा बीटा कहीं भी दिख रही है, इसका मतलब है कि वो एनोमर है एक दूसरे की, और ये बीटा राइबोज प्रेजेंट होती है आरएनए के अंदर। अपन एक एक चीज़ को क्लियर करके चल रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेंगे ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज से पहले डीऑक्सीराइबोज को देखते हैं। डीऑक्सीराइबोज की भी स्ट्रक्चर्स ऐसी ही कुछ होती है। डीऑक्सीराइबोज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डीऑक्सी बस डिफरेंस जो आती है, हम उस डिफरेंस को यही हाईलाइट करते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। जो चलिए फिर से बना देते हैं डीऑक्सीराइबोज को। या फिर एक लाइन में लिख देते हैं डीऑक्सीराइबोज के लिए, जो डीऑक्सीराइबोज होंगी, क्योंकि वो भी ऐसी चीज़ है, पेंटोस शुगर है, मोनोसैकेराइड्स हैं, फॉर्मूला उसकी चेंज होती है, C5H10O4। डीऑक्सीराइबोज क्या है? शुगर है, मोनोसैकेराइड है, पेंटोस शुगर है, जो फार्मूला होती है उसकी वो C5H10O4, एक ऑक्सीजन कम होती है, क्योंकि तभी तो नाम में लगा हुआ डीऑक्सी, एक ऑक्सी रिमूव हो गई है, एक ऑक्सीजन रिमूव्ड है, ये भी एल्डोस शुगर है, ठीक है। तो इसमें एक ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कम होंगी इसके स्ट्रक्चर में, और एक ऑक्सीजन जो कम होती है वो पहली ही कार्बन पे, सॉरी सेकंड कार्बन पे जो H है, यहाँ हम लोग इसको ब्लू पेन से हाईलाइट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे H रख देते हैं तो ये स्ट्रक्चर बन जाती है डीऑक्सीराइबोज की, यानी यहाँ पे भी जो H होंगे, ओ H की जगह H अगर आ गई तो ये, सॉरी सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे ब्लैक वाली तो थी पहले वाले के लिए, अगर सेकंड कार्बन पे ओ OH को हटा करके H रख देते हैं तो ये बन जाएंगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी के सारी स्ट्रक्चर सेम ही है ऊपर से, तो डीऑक्सीराइबोज भी अपन ख़त्म कर चुके हैं। अपन पढ़ रहे हैं ग्लूकोज को। हम लोग एक एक चीज़ को क्लियर करते चल रहे हैं, थोड़ा सा टॉपिक लंबी होगी क्योंकि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों से मिला करके चल रहा है। तो अब पढ़ रहे ग्लूकोज। ग्लूकोज है क्या? सबसे पहले तो यही पूछना है सवाल कि ग्लूकोज है क्या। तो ये शुगर है। कैसी शुगर है? मोनोसैकेराइड है। ओके। हेक्सोस शुगर है, यानी 6 कार्बन होंगी तो हम लोग फार्मूला को लिख ही सकते हैं C6H12 और O6, क्योंकि 6 कार्बन है, 1:2:1 के फॉर्म में लिख देते हैं। और ये कैसी शुगर है? एल्डोस शुगर है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होंगी। ग्लूकोज की अब स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होंगी वो इस तरह है। तीन, 4, 5 और 6, क्योंकि 6 कार्बन है तो 6 कार्बन टोटल हम बना दिए। अब हमें करना क्या है? पहली पे देखिए OH राइट में, अब रिवर्स कर देना है, OH को लेफ्ट कर देना है, ठीक है। अब दोनों को OH को राइट में, यानी हमें याद रखना है कि जो थर्ड कार्बन है ये आपकी फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स कार्बन। तो थर्ड कार्बन पे OH सिर्फ लेफ्ट में है। ग्लूकोज के लिए याद रखनी है क्या?
थर्ड कार्बन पर OH लेफ्ट है, बाकी देख लीजिए हर जगह राइट है। तो ये ग्लूकोज थी। अब इसकी ये तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर थी, लेकिन इसको रिंग में भी हम लोग, चूँकि 6 मेंबर्ड रिंग है तो इसमें फ्यूरानोज रिंग आएंगी। ओके, और फ्यूरानोज रिंग 6 मेंबर्ड रिंग होती है, और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग हम लोग बना देते हैं। ये सारी आपकी बुक में दी हुई है, और हम पहले से जानते हैं कि जो OH राइट में होती है वो नीचे की तरफ होंगी। ठीक है, तो ये देखिए नीचे की तरफ OH है। अब क्या हो रहा है, अब OH लेफ्ट में गई है तो वो ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत, बाकी तो सब OH नीचे ही है। ठीक है, ये थी अल्फा डी ग्लूकोज। OH राइट में होती है जिसकी, वो अल्फ़ा वाली होती है। OH राइट में एनोमेरिक कार्बन की, और राइट में OH एनोमेरिक कार्बन वाली, एनोमेरिक कार्बन वाली OH ये है आपकी एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, ये आपकी एनोमेरिक कार्बन, और ये एनोमेरिक कार्बन पे OH अगर, सॉरी, ये एनोमेरिक कार्बन होती है, इसकी OH राइट में होती है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज होती है। एनोमर बनाते हैं अगर, तो एनोमर बना लेंगे हम लोग, बीटा डी ग्लूकोज हो जाएंगे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, चलिए बना ही देते हैं, क्योंकि हमें कुछ पॉइंट्स इनमें ऐड करनी है, अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में। तो ये OH ऊपर चली जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, HOH, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, CH2OH। अब ये बन जा रही है बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि हमें कुछ पॉइंट ऐड करने हैं यहाँ पे, इसलिए हम इन चीज़ों को लिख रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं दोनों के बीच कंपैरिजन करनी है। स्टेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट बीटा ग्लूकोज की ज़्यादा होती है अल्फ़ा ग्लूकोज से। अब स्पेसिफिक रोटेशंस, अच्छा यहाँ जो कायरल सेंटर बन रही थी स्ट्रेट लाइन वाली में, यहाँ तो टोटल कायरल सेंटर थी आपके पास, कितनी कायरल सेंटर थी टोटल, सारे की स्पेसिफिक रोटेशंस भी जाननी है। स्पेसिफिक रोटेशंस जो होती है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशंस अल्फ़ा वाले की जो स्पेसिफिक रोटेशंस होती है, अल्फ़ा लेमडा टी जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, इसकी 112 डिग्री 112 डिग्री होती है। और जो बीटा वाली होती है इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशंस होती है ये होती है 19 डिग्री। एक चीज़ म्यूटा रोटेशंस आती है, तो म्यूटा रोटेशंस जो आती है कहते हैं किसको है म्यूटा रोटेशंस, तो जो एक
52.5 डिग्री ये स्पेसिफिक रोटेशन होनी चाहिए। तो ये 52.5 की तरफ आती है 112 से, और ये 19 से 52.5 की तरफ आती है। तो यही जो रोटेशंस हो रही है, ठीक है, इसी रोटेशंस को, यानी दोनों इस स्पेसिफिक रोटेशंस पे आना चाह रही है, तो इसी रोटेशंस को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। इस स्पेसिफिक रोटेशंस को अचीव करना चाहती है। शॉर्ट एंड स्वीट में समझ गए। अब कुछ और चीज़ जानते हैं। ग्लूकोज के सेकंड कार्बन पे, अगर सेकंड कार्बन, ग्लूकोज के सेकंड कार्बन के OH को अगर लेफ्ट में चेंज कर देंगे, तो वो मैन्नोज बना लेगी। यानी मैन्नोज की स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ कर सकते हैं आप, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है सिर्फ सेकंड कार्बन पे OH को लेफ्ट में चेंज करना है। और ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के OH को, देखिए ये ग्लूकोज थी, इसके सेकंड कार्बन के OH को अगर लेफ्ट में कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम, तो मैन्नोज बन जाएंगी। और फोर्थ कार्बन के OH को, इस कार्बन के इस OH को अगर लेफ्ट में चेंज कर देते हैं, तो OH को लेफ्ट में चेंज करने पर ये गैलेक्टोज बनती है। चेंज करने पर गैलेक्टोज बन जाएंगी। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं कि ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड मैन्नोज आर एपीमर्स। एपीमर्स होते क्या है? जिसमें सिर्फ एक कार्बन पे कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो, उसी को बोलते हैं एपीमर्स। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। ग्लूकोज, ये इंफॉर्मेटिव, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैन्नोज फॉर्म्स सेम ओसैजोन। ओसैजोन फॉर्मेशन जो है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैन्नोज फॉर्म सेम ओसैजोन। ठीक है, अब जो शुगर होती है, तो शुगर दो तरह की होती है। एक होती है रिड्यूसिंग शुगर, दूसरी होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? जो फैलिंग सॉल्यूशन अनटॉलरेंस एजेंट को रिड्यूस कर दे, जो, तो ऐसी शुगर होती है रिड्यूसिंग शुगर। और जो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट ना दे, उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो ऑल मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज में जो दोनों एच होती है वो पार्टिस खाली नहीं रह पाती है। ठीक है, इसकी वजह से ये रिड्यूस नहीं कर पाती है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आती है आपके पास सुक्रोज, साथ में पॉलीसैकेराइड। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीसैकेराइड को। पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड जो होती है वो मोस्ट
कॉमनली इनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट है, एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट है। ये पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होती है। अभी ऊपर में बता दिए हैं कि पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होती है। नॉन रिएक्टिंग होती है। पॉलीसेकेराइड क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ शुगर है, जिसमें मोर देन 10 यूनिट्स मिलता है। लॉन्ग चेन ऑफ शुगर है, मोर देन 10 यूनिट, यही तो है पॉलीसेकेराइड्स। ये पॉलीसेकेराइड्स वाटर इंसोल्यूबल होती है, वाटर इंसोल्यूबल होती है और नॉन स्वीट होती है। ठीक है, तो इसका फंक्शंस क्या होता है? मेनली एक्ट एज फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल, ये बहुत सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से भी हम केमिस्ट्री से भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह जब पढ़ लेंगे चीज़ों को तो दो जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे आते हैं इसके क्लासिफिकेशंस के ऊपर। पॉलीसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन, पॉलीसेकेराइड्स, इसके क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं। दो तरह की पॉलीसेकेराइड्स होती है, होमोपॉलीसेकेराइड्स और होती है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स ऐसी पॉलीसेकेराइड्स है जिसमें सेम टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट हो, सेम टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट हो, रिपीटिंग यूनिट। सपोज मान लीजिए जी फॉर ग्लूकोज लिख रहे हैं तो सारी जगह ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ये ऐसी अगर पॉलीसेकेराइड है तो इसको बोल रहे हैं होमोपॉलीसेकेराइड। लेकिन हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स सेम टाइप की रिपीटिंग यूनिट ना हो, जैसे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज थी, अब आ गई हमारे पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज आ गई, फिर गैलेक्टोज आ गई, फिर ग्लूकोज आ गई, गैलेक्टोज आ गई। तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों अलग अलग चीज़ें, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट आने की वजह से हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स कहलाई। ठीक है, अब होमोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल्स को हम लोग याद करेंगे ट्रिक्स से। ट्रिक्स क्या है? सीलू, सेलुलोज, इन होती है डेक्स, हिंदी इधर लिखते हैं साइड में। सीलू, इन, ये क्या है? इनुलिन, डेक्स क्या है? डेक्स्ट्रिन। ग्लाइको स्टार यानी स्टार्च, ये सारे के सारे होमोपॉलीसेकेराइड है। सीलू इंडेक्स, ग्लाइको स्टार, सेलुलोज, इनोलिन, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये इसकी ट्रिक्स थी। ठीक है, सिंपल वे में याद करने के लिए ये होमोपॉलीसेकेराइड्स है। अब हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में आपके पास आती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आती है, जिसको
ग्लाइकोसामाइनो ग्लाइकेंस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डरमैटिन सल्फेट, हेपेरिन होती है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होती है हेपेरिन, एंटीकोगुलेंट। ठीक है, हेपेरिन। कैराटिन सल्फेट होती है, कैराटिन। ये थी हमारी हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। अब हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स ख़त्म हुई। थोड़े से डिटेल में नॉलेज लेते हैं हम लोग स्टार्च के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे चुकी है। देखिए आप पेज, मतलब कि पेज नंबर 148 पे स्टार्च के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र है। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च सबसे पहले बता दें कि होमोपॉलीसेकेराइड्स है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टार्च होती है होमोपॉलीसेकेराइड है, हेलिकल फॉर्म में होती है, हेलिकल फॉर्म में होती है। हेलिकल फॉर्म में होने की वजह से इट कैन होल्ड I2, और I2 के साथ अगर होल्ड कर लेगी तो ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करती है। लेकिन ग्लाइकोजन जो होती है वो हेलिकल नहीं होती है, तो वो ब्लू कलर नहीं देती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी की लाइन है। ओके, स्टार्च जो होती है प्लांट के लिए, प्लांट का मेन फूड रिजर्व, यानी जो प्लांट होती है फूड स्टोर करती है वो स्टार्च के फॉर्म में करती है। ओके, अब स्टार्च दो तरह की होती है, एक होती है अमाइलोज और दूसरी होती है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होती है, अमाइलोज अनब्रांच्ड होती है। इसमें जो लिंकेज होंगी अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो लिंकेज कौन से होंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये अनब्रांच्ड होती है, लेकिन ये वाटर सोल्यूबल होती है स्टार्च, और स्टार्च कंसंट्रेशन 15 से 20% होती है। अमाइलोज ये ब्रांच्ड होती है, अल्फ़ा 1,4 एंड अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है। ये वाटर इनसोल्यूबल होती है। ये 80 to 85% प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये थी स्टार्च। अब एक ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन सेम होती है स्टार्च की तरह, यहीं लिख देते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन सेम एज स्टार्च, बट ये ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च होती है, यानी मेन फ्यूल रिजर्व ऑफ फूड रिजर्व इन एनिमल। ठीक है, ये ग्लाइकोजन पाई कहाँ जाती होती है? तो ग्लाइकोजन होती है लीवर में, मसल में, ब्रेन में। ठीक है, ये ग्लाइकोजन हेलिक्स फॉर्म में नहीं होती है, हेलिकल
नहीं होती है, और हेलिकल नहीं होगी तो ये I2 को होल्ड नहीं कर सकती है, और अगर I2 को होल्ड नहीं करेगी तो ये वो ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक थी अपनी कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। ओके।